हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जोश एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा, आज जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, मैं उसके क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग मैच कर सकते हैं और आप लोग इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस में पढ़ रही हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है? जनरल इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ ये दिया हुआ है कि पहला तो है कि क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 5 सेक्शंस हैं, है ना। उसके बाद जो दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और इसके अलावा इंटरनल चॉइस दी हुई है। तो जहाँ पे इंटरनल चॉइस है वहाँ पे बच्चे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 क्वेश्चंस होते हैं अगर चॉइस में और उनके दोनों आते हैं तो वो दोनों कर लेते हैं, लेकिन उन दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, मार्क्स एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे। तो अगर इंटरनल चॉइस आई है तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दें, दोनों का नहीं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि सेक्शन ए यानी कि खंड क में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी कि MCQs हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 1 के 4 ऑप्शन होते हैं, फिर उसमें से एक को आपको मार्क करना होता है और ये हर नंबर जो है वो 1 अंक का है, ठीक है। 1 मार्क का है तो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए तो 20 मार्क्स के हो गए। सेक्शन बी, इसमें 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर है, जो कि 2 मार्क्स ईच हैं। 2 मार्क्स ईच होने का मतलब है आपको इसको थोड़ा बड़ा लिखना है। तो वो जो थोड़ा बड़ा है ये कहते हैं 30 वर्ड से लेके 50 वर्ड्स तक होना चाहिए, मतलब 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो और 30 वर्ड से कम ना हो, ठीक है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी जो है उसमें 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क का है। अब क्योंकि 2 से 3 मार्क 1 मार्क बढ़ गया है तो शब्द सीमा भी बढ़ गई है। इसके आंसर आपको 50 से लेके 80 वर्ड्स तक लिखने हैं। उसके बाद सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर्स आएंगे और वो 5 मार्क्स ईच है, मतलब हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। क्योंकि वो 5 नंबर का है तो उसकी शब्द सीमा और बढ़ गई है, वो हो गई है 80 to 120 वर्ड्स पर क्वेश्चन। और लास्ट में लिखा हुआ है सेक्शन ई जो है उसमें सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड, जो केस स्टडी वगैरह होते हैं उस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये 4 मार्क्स ईच है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए। अच्छा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन खोल रही हूँ और आपको हिंदी में साथ के साथ बताती रहूँगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? उपचयन। उपचयन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, इतनी इंग्लिश तो आप लोगों को पता ही है कि जो उपचयन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है। ऑप्शंस हैं आपके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होती है। ऑप्शन बी है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन ऐड होती है। ऑप्शन सी है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होती है, ऑक्सीजन हट जाती है। और ऑप्शन डी है आपका बोथ बी एंड सी। तो आप बात कर रहे हो उपचयन की। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? उपचयन। किसकी बात कर रहे हैं हम? उपचयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। तो उपचयन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी आप उसे उपचयन कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ उपचयन, उपचयन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए आएगा। इसको मैं मार्क कर दिया है मैंने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब पृथ्वी की जो भूपर्पटी है पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। आपके ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, सोडियम,
ये सब नहीं है, इसका आंसर एल्यूमिनियम है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन नेम ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O, ये किसका सामान्य नाम है? तो आपको फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, कौन सा सॉल्ट है ये है वॉशिंग सोडा। ठीक है, हिंदी में धोने का सोडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अवरोही क्रम, आरोही नहीं, अवरोही। अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटा। ठीक है, छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटा, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इसका जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप देख रहे हो 3 ऑप्शन में सोडियम है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम, तो 2 ऑप्शन में मैग्नीशियम है, बी में भी और डी में भी। लेकिन उसके बाद जो है वो जिंक आता है, ना कि आयरन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो अलग हो गया इससे। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है, वो ऑक्साइड्स जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह काम करते हैं। ठीक है, अम्लीय प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं और क्षारीय प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है, तो इसका एग्जाम्पल है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें से कौन सा युग्म या कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो देखो विस्थापन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो कम रिएक्टिव होता है वो तो ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ना, जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा रिएक्टिव को नहीं हटा पाएगा। तो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कम रिएक्टिव को हटाता है। अब आपको यहाँ देखना है कि 4 पेयर दिए हुए, चारों पेयर में आपको देखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम पहले की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है FeSO4 सोल्यूशन टू कॉपर मेटल। तो जो आयरन है बेटा, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर हटा ही नहीं पाएगा इसको, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो आप देखोगे कि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर है, कॉपर इसको हटा सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वो है CuSO4 सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, यानी कि जो कॉपर सोल्यूशन है उसको सिल्वर डिस्प्लेस कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सिल्वर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर सोल्यूशन से, मतलब कॉपर से नीचे आता है। और लास्ट है NaCl सोल्यूशन, तो ये तो अलग ही सोल्यूशन है। ठीक है, और वैसे भी जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम दूसरे पेज की ओर चल रहे हैं। ये दूसरा पेज है बेटा। अब इसमें देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, पहला क्वेश्चन है कि एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज केप्ट इमर्स्ड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, द चेंज ऑब्जर्व इन दैट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एल्यूमिनियम की पत्ती, एल्यूमिनियम का छोटा सा टुकड़ा, उसको आपने फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है, तो क्या होता है? ठीक है, फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को। ठीक है,
तो इसका आंसर बेटा, एक तो यहाँ पे एक मिस्टेक आई है क्वेश्चन पेपर में, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो है ना टर्न्स ब्राउन, एक मिनट, ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे है कलरलेस, कलरलेस, हिंदी में बोले तो रंगहीन, रंगहीन, और यही ऑप्शन इसका सही है। इसमें क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन, जो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है बेटा। अब इसमें अगर आप एल्यूमिनियम स्ट्रिप डालोगे तो जो एल्यूमिनियम है वो फेरस यानी कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगी और खुद वहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इसका लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करने के बाद कलरलेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। इसका यही आंसर है, यहाँ पे ये गलत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, यानी कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो पहला है फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सूडोपोडिया यानी कि पादाब, और चौथा है क्लोरोप्लास्ट। तो जो अमीबा है, अमीबा में फूड का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में, फूड वैक्यूल, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो यीस्ट है, यीस्ट क्योंकि आप सबको पता है कि वो अनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। एरोबिक तो करता नहीं है, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है, बिना ऑक्सीजन के करता है, अवायवीय श्वसन जिसे कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप यीस्ट क्या बनाता है ये आपको बताना है। तो यीस्ट बनाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, वो बनता है हमारे मसल्स में। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें मसल पेन होता है ना, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जो दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये नॉर्मल कंडीशन में जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं तब बनता है। और सबसे लास्ट में दिया हुआ है पायरुवेट। तो पायरुवेट इसका एक स्टेप है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A cell divided into several cells during reproduction in plasmodium is called, यानी कि ये कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में जनन के दौरान एक कोशिका की नई कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है। इन शॉर्ट ये आपसे पूछना चाह रहा है कि प्लाज्मोडियम में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काम करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है मल्टीपल फिशन यानी कि बहुखंडन, ठीक है। बडिंग नहीं, बाइनरी फिशन मतलब द्विखंडन नहीं, और रिडक्शन डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जितने भी गुण दिए हुए, नीचे 4 गुण दिए हैं आपको, इनमें से कह रहे हैं कि पेरेंट्स से कौन सा ट्रांसफर हो सकता है बच्चों में, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला है स्विमिंग टेक्निक। स्विमिंग टेक्निक मतलब तैराकी तकनीक, यानी कि अगर पेरेंट्स को स्विमिंग आती है तो वो खुद से खुद बच्चों में चली जाएगी, मतलब अगर पेरेंट्स को आती है तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को अपने आप आ जाएगी इनबॉर्न, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरा है बिग नोज, नाक बड़ी, ये शायद हो सकता है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है स्कल्प्टेड बॉडी, यानी कि सुडौल शरीर, बढ़िया बॉडी। तो ऐसा है क्या, अगर किसी ने जिम जाके बॉडी बना ली तो उसके बच्चे की खुद से बॉडी बन जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है आर्चरी, यानी कि कोई तीरंदाज है, कोई तीर बहुत अच्छा चलाता है, आर्चरी में बेस्ट है, तो उसके बच्चे को अपने आप तीर चलाना आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें आंसर आएगा आंसर बी, बिग नोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। इसका मतलब क्या है बेटा, हमारी जो लार है, हमारी जो सलाइवा है, वो एक एंजाइम सिक्रीट करती है, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अगर वो ना हो हमारी मुख गुहा में, हमारे माउथ कैविटी में, तो क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो बेटे जो सलाइवरी अमाइलेज होता है हमारी सलाइवा में, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, ठीक है।
इनिशियल डाइजेशन यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले पाचन की स्टार्टिंग यहीं से होती है। जो हमारा स्टार्च होता है भोजन में उसको शुगर में चेंज करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? एमाइलेज के थ्रू। तो जब एमाइलेज नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए है इसका कि स्टार्च जो है वो शुगर में ब्रेक डाउन नहीं होगा। हिंदी में बोले तो मंड का शर्करा में खंडन नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अभी आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गला थोड़ा खराब है बच्चों। चलिए 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है बेटा? यूजुअली अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्टेड बीम इज। ये कह रहे हैं कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो जो परावर्तित किरण है वो कैसी है, ठीक है बेटा? जो अवतल दर्पण है ना, यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्स्ड लिखा है इसमें, डाइवर्स्ड कन्वर्स्ड, ठीक है। तो कन्वर्स होता है, हिंदी में कहते हैं बेटा अभिसारित, ठीक है। अभिसारित होता है, यानी कि जो किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें, उनको ये एक बिंदु पे फोकसित करता है। देखो मैं दिखा देती हूँ। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर होगा, सॉरी ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसमें जो भी ऐसे ऐसे लाइनें आएंगी ना, उसके बाद ही एक बिंदु पे फोकसित हो जाएंगी, ठीक है, एक बिंदु पे। तो इसे हम कहते हैं क्या? अभिसारित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर. These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो होती हैं बेटा, उनके टॉप पे जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं लाल रंग के? क्योंकि ये दूर से दिख जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि दूर से क्यों दिख जाते हैं? तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, कि धुएं या कोहरे से सबसे ज़्यादा फैल जाते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा फैल जाएंगे तो बेटा दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, कि ये धुएं और कोहरे की वजह से इससे भी नहीं इनका कोई फ़र्क पड़ता है, ये कम फैलते हैं। तो ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। धुएं या कोहरे द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषित होते हैं, ये थर्ड ऑप्शन है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेटा अगर धुआं और कोहरा रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है मूव्स स्लोएस्ट इन द एयर, कि ये वायु में सबसे धीमी गति से चलता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है कि ये जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है, धुएं और कोहरे से सबसे कम फैलता है। सबसे कम फैलेगा इसीलिए दूर से भी दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लीनर ऑफ नेचर आर, यानी कि पारितंत्र के सफाई कर्मी कौन है? सफाई कर्मी कौन होते हैं? देखो जो सफाई करते हैं, सफाई कौन करेगा? पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, उत्पादक मतलब हरे पौधे। तो जो हरे पौधे हैं वो तो हमें खाना देते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर, कंज्यूमर हो गए हम, ठीक है। और जितने भी जानवर हैं वो खाना खाते हैं। सी हो गए हर्बीवोर्स, हर्बीवोर कौन होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं। और डी हुए डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब अपमार्जक। जो भी चीज़ें मरने के बाद सड़ती हैं, गलती हैं, वो किसकी वजह से होता है? डिकम्पोजर की वजह से। तो सफाई कर्मी कौन हुआ? डिकम्पोजर हुए। अपमार्जक जो है वो सफाई कर्मी हुए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। जितनी भी चीज़ें, चाहे पौधे मर जाएं या जानवर मर जाएं या इंसान मर जाएं, सबको सड़ा गला के एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बेटा? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय मतलब जो डिस्पोज ऑफ होके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कचरा जो होता है, जो हमारा वेस्टेज होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म नहीं होती है और कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाती है, मतलब जो कभी डिस्पोज नहीं होती है और जो डिस्पोज हो जाती है। तो पहला है एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल डिस्पोज नहीं होती है खुद से। कांच की बोतलें, ये भी डिस्पोज नहीं होती है। तीसरा है पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, ये भी डिस्पोज नहीं होता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है फूड शेविंग्स यानी कि वुड सेविंग्स यानी कि लकड़ी का बुरादा, ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके 16 MCQs। अब बेटा 4 जो आपके हैं वो असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन क्या होते हैं मैं समझा दे रही हूँ। असर्शन रीजन में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा अभिकथन, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं असर्शन, और कारण हिंदी में कहते हैं और रीजन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि पहली एक स्टेटमेंट मिलेगी जो कि एक स्टेटमेंट होगी सिंपल स्टेटमेंट, और दूसरा जो स्टेटमेंट है हमें देखना है कि वेदर दे आर लिंक्ड और नॉट, मतलब ये एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब पहली जो बात कही गई है वो उसका जो रीजन है वो दूसरा वाला सेंटेंस है या नहीं है, ठीक है। अब अगर पहली जो बात कही है वो भी सही है, दूसरी जो बात है वो भी सही है, और जो दूसरी बात है पहली बात का रीजन है, तो आप ऑप्शन ए पे राइट लगाएंगे। अगर दोनों सही है लेकिन दूसरी बात पहली बात का रीजन नहीं है, तो आप ऑप्शन बी पे राइट लगाएंगे। अगर पहला सही है दूसरा गलत है, तो आप ऑप्शन सी पे राइट लगाएंगे, और अगर पहला गलत है दूसरा सही है, तो आप ऑप्शन डी पे राइट लगाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है, उधर क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने इसको हटा दिया, मार्क करते समय मैं दिखा दूंगी। तो जो क्वेश्चन था बेटा वो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किसी भी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है। ये बिल्कुल सही है। जो भी रासायनिक चेंज होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें रासायनिक चेंज आते हैं, तो उसकी वजह से भौतिक गुण भी उसके चेंज हो जाते हैं और रासायनिक गुण भी चेंज हो जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। और इसका रीज़न जो दिया है वो ये दिया है कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व अ चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ये कहते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना में ही परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाएगा और वो एक नया पदार्थ बन जाता है। तो जब नया पदार्थ बनेगा तो उसके भौतिक गुण भी अलग होंगे, उसके रासायनिक गुण भी अलग होंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये जो दूसरा वाला है ये इसका बिल्कुल सही कारण है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अगर दोनों स्टेटमेंट सही होंगी और दूसरा वाला फर्स्ट वाले का रीज़न होगा तो आप ऑप्शन ए को टिक लगाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसको आप लिखेंगे ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन क्या है? इसका जो असर्शन है वो क्या है? असर्शन में दिया है बेटा इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब आंतरिक निषेचन। 2 तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है? मेल जो होता है वो अपना गैमीट बाहर छोड़ देता है, फीमेल गैमीट है वो अपना गैमीट बाहर छोड़ देता है, और दोनों गैमीट का जो फ्यूजन होता है वो बाहर होता है। जनरली जैसे फ्रॉग में पाया जाता है, उनका पानी में होता है फ्यूजन, ठीक है। तो इस तरह का ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और कुछ में इंटरनल होता है कि मादा के शरीर के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमीट है वो फीमेल बॉडी में आता है और वहीं पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये तो मैंने भी आपको बताया कि आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मक ये जो दोनों हैं इनका संलयन कहाँ पे होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और जिसका रीज़न है वो है इन ऑल फिशेज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इंटरनली। तो ऐसा नहीं है। जो फर्टिलाइजेशन ये जो है मछलियाँ जो हैं, फिशेज जो हैं, उनमें आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आप इसको क्या मार्क करेंगे? आप इसको ऑप्शन सी मार्क करेंगे, ठीक है। ऑप्शन
सी, जब आपको क्या चाहिए, एक मिनट, ब्रश आ तो रहा है, ऑप्शन सी है ये, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये कहते हैं ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। इनका कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का मतलब ये है कि किसी सीधे चालक में अगर स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर, अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को बदल दिया तो जो चालक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बना था, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बना था, उसकी दिशा भी रिवर्स हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप करंट की दिशा चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक है, लेकिन इसका रीज़न क्या दिया है, इसका रीज़न इन्होंने दिया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी गिवन इन द अकॉर्डेंस विद लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो कहते हैं कि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाम हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार दी जा सकती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वाम हस्त के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती, ठीक है। इसमें आपको हाथ से थंब और जो बाकी की जो 4 फिंगर है उससे बनाया जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला फंडा इसमें काम करता है। तो ये जो दूसरा वाला जो कारण है वो सही नहीं है। तो जब पहला सही है और दूसरा सही नहीं है तो आप इसमें क्या लगाओगे, आप उसमें सी ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। अब जो लास्ट असर्शन रीजन है वो क्या है कि ओजोन इज फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर बाय O2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, यानी कि जो हमारा ऊपरी वायुमंडल है वहाँ पे ओजोन कैसे बनती है, वहाँ पे ओजोन बनती है यूवी जो किरणें हैं, यूवी रेडिएशन जो है उनकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन द्वारा बनती है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन से ही बनेगी ओजोन, और यूवी रेडिएशन तो रहती ही है ऊपर, तो उससे ही बनेगी। इसका कारण है कि ओजोन परत की क्षति से यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। मतलब ओजोन डिप्लीशन जो है, ओजोन के कम होने से क्या होएगा, यूवी रेज अर्थ पे आ जाएंगे और उससे स्किन कैंसर हो जाएगा। ये ठीक है बेटा बात बिल्कुल, लेकिन ये ऊपर वाले सेंटेंस का कारण नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। मतलब सेंटेंस दोनों ठीक है लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था जब दोनों सेंटेंस सही हो और दूसरे वाला इसका रीज़न ना हो तो आप ऑप्शन बी मार्क करेंगे। तो ये ऑप्शन बी मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। तो बेटा ये MCQs थे और असर्शन रीज़न थे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ऐसे ही मैं सारा पेपर सारे सेक्शंस करूंगी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं देख लूँगी और बाकी आप इसको देख लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा और बाकी मैं पार्ट्स इसके जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए वीडियो कैसी लगी बताइएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।